सो हेलो गाइज, अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी पार्ट वन नहीं देखा है तो पहले पार्ट वन जाके देखिए, क्योंकि तभी आपको पार्ट टू आगे का समझ आएगा। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा रखा है, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं, या आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो पार्ट वन में मैंने क्या करा, मैंने ओम्स लॉ से पहले पहले तक का सारा न्यूमेरिकल वगैरह बता दिया था आपको। और पूरा ब्रीफ कर दिया था, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, सर्किट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, बिल्कुल बेसिक को ब्रीफ में बताया था। बाकी अगर आपको और कुछ जाना है चैप्टर से बारे में तो मैंने ऑलरेडी वीडियो काफ़ी ज़्यादा बना रखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, डिस्कशन जाकर देखिए। मेरे पास आपसे ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए थे कि भैया कुछ चार्जेस ये वर्क डन कैसे होता है या नहीं, तो पहले उन क्वेश्चन को क्लियर करते हैं। आपको भी काफ़ी नई चीज़ें समझने को मिलेंगी इस वाली वीडियो में, ठीक है। और यार एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जैसे आप क्लास 10th में, तो आपको तैयारी करने के लिए प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है, ठीक है भाई। क्लास 10th में अगर आप आए तो आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। तो यार उस प्रैक्टिस के लिए जो है वो अन अकेडमी लेकर आया है, अन अकेडमी कॉम्बैक्ट। इसमें आपको क्या है, इसमें आपका वीकली टेस्ट होता है। और ये क्लास जो है 10th वालों के लिए है, मैथ और साइंस का आपका वीकली टेस्ट होता है। टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है, जिसमें आप स्कोर कर सकते हो, लीडर बोर्ड देख सकते हो अपना कि मैं कहाँ पर फिट बैठ रहा हूँ। और इसमें सुपर 30 क्वेश्चन होते हैं, 60 मिनट का एक्सपीरियंस आपको मिलेगा यहाँ पर, 60 मिनट में होता है। निगेटिव स्कोरिंग भी होती है और डिटेल वीडियो सोल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे अगर आपको कोई भी दिक्कत है। जैसे मैंने वाला चैप्टर पढ़ा दिया है, तो आप इस चैप्टर का टेस्ट दे सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारी कितनी तैयारी हुई है, ठीक है। और इसमें आप लाइव भी जाकर भी देख सकते हैं अपना रिजल्ट। और इसमें कुछ एग्जाइटिंग प्राइस भी हैं, वो प्राइस आपको मिल जाएंगे अगर आप रैंक के हिसाब से 1 से 300 के रैंक के बीच में आते हो। मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया हुआ और लिंक डिस्क्रिप्शन है, वहां पर जाकर अनअकैडमी कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करिए। इट विल बी गुड फॉर योर क्लास 10th बोर्ड, अगर आप अच्छा इसको करना चाहते हैं, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे हम बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन आप सभी ने मेरे से पूछे हुए हैं, और मैं उसका आंसर आपको अभी देता हूँ, ठीक है। ओके 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 ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि भैया ये जो हमारा जो वर्क डन होता है या चार्जेस होता है, सपोज करो कि ये जैसे यहाँ पर रेसिस्टेंस है, ठीक है। देखो यार, ये वाली वीडियो मेरा मकसद ये नहीं है कि आपका जो है वो सिलेबस खत्म कराना है या कुछ है, मुझे आपको बिल्कुल डीपली नॉलेज देनी है, ठीक है। सिलेबस खत्म तो मैं 2 दिन में करा दूंगा पूरा, पर यार डीपली नॉलेज कहाँ से मिलेगी, वो यहीं से मिलेगी, ठीक है। बाकी बच्चे कहते हैं कि भैया फेस वाली वीडियो क्यों नहीं बनाते, तो यार फेस वाली वीडियो में ठीक है, मैंने थंबनेल पे अपना फेस लगा तो रखा है, और बाकी उसमें थोड़ा सा ये रहता है कि यार मुझे कॉपी पे लिखना ज़्यादा अच्छा लगता है, एकदम से ऐसा बता दो कि समझ आ जाए, ठीक है। तो यार जैसे इसमें रेजिस्टेंस होता है, और जैसे यहाँ पर अभी वोल्ट लगा दिया मैंने और करंट चलना चालू हो गया, तो मेरे पास एक दिव्यांश सोनी का मेरे पास कमेंट आया था। तो उन्होंने कहा कि भैया जब वर्कडन को कैसे वर्कडन जो है वो चार्ज को कैसे मूव कराता है कंडक्टर के अंदर। देखो यहाँ पे बैटरी लगी है, तो बैटरी क्या करती है, पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल होता है। बैटरी के अंदर क्या होता है, वो केमिकल होता है, ठीक है। बैटरी के अंदर केमिकल होता है। केमिकली क्या करता है, केमिकल कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब जो चार्जेस को मूव करा, वो एनर्जी जो चार्जेस को मूव करा, ठीक है। जब जब यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन का ही चलना करंट है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो यहाँ पर ये एनर्जी प्रोड्यूस हुई केमिकली फॉर्म में, केमिकल ने एनर्जी करी, क्योंकि केमिकल के अंदर कॉपर के भी आयंस होते हैं, यहाँ पर लेड के भी आयंस होते हैं। तो वो सेल पर डिपेंड करता है किस तरीके का सेल है, ठीक है। ये आप थोड़ा 12th में जाकर डीपली पढ़ोगे। तो यहाँ पर क्या होता है, जहाँ एनर्जी क्रिएट हुई, एनर्जी जनरेट हुई, तो यहाँ से चार्ज मूव होना स्टार्ट हो गया। मैं आपको बताऊँ, अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, थोड़ा आगे का पार्ट है, पर मैं चाहता हूँ मैं आपको हर चीज़ बताऊँ। इलेक्ट्रॉन अगर आगे की इस तरफ मूव कर रहे हैं, तो करंट हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में वो मूव करता है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निगेटिव से चलना चालू है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निगेटिव से चलना चालू है, तो करंट यहाँ से पॉजिटिव से चलना चालू होता है, ठीक है। करंट यहाँ से पॉजिटिव से चलना चालू होता है और इलेक्ट्रॉन यहाँ से निगेटिव से चलना चालू होते हैं। निगेटिव से पॉजिटिव, भाई निगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन, तो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, निगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो इलेक्ट्रॉन चलते हैं क्योंकि यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस हुई। ये इलेक्ट्रॉन कैसे चले, क्योंकि केमिकल कुछ ऐसा जनरेट हुआ अंदर, वो मैं एक वीडियो आपको अलग से बता दूंगा कि कैसे काम करता है सेल। यहाँ से फोर्स लगी और ये मूव होने स्टार्ट हो गए। जब ये मूव हुए तो यहाँ पर करंट मूव होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो केमिकल की वजह से यहाँ पर एनर्जी जनरेट हुई। नेक्स्ट है कि पॉजिटिव और निगेटिव में डिफरेंस क्यों होता है, ठीक है। डिफरेंस इसलिए होता है, देखो यहाँ पर ज़्यादा चार्जेस हैं, यहाँ कम चार्ज हैं, तो ज़्यादा से कम की तरफ चीज़ें जाएंगी, ठीक है। ज़्यादा से कम की तरफ चीज़ें जाएंगी। जैसे मानो कि एक पानी है जिस टंकी में, इसमें मैंने छेद कर दिया, तो छेद जहाँ कर दिया तो पानी नीचे की तरफ बहेगा ना। तो मान लो ये हायर पोटेंशियल है, ये कम पोटेंशियल है, तो ज़्यादा से हाई से लोअर, ठीक है। तो मेरी एक बात मान के चलो, करंट हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव ही चलता है, ठीक है। तो इसको हमने हायर पार्ट मान रखा है वैसे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं भैया, जैसे हमें पता चला है कि इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्डेड होते हैं, तो फिर कंडक्टर कुछ इलेक्ट्रॉन में फ्री क्यों होते हैं। देखो फ्री इलेक्ट्रॉन जो होंगे उस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो करता है।
अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, ठीक है, जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक में क्या होता है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, प्लास्टिक में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो प्लास्टिक में नो करंट इज इंड्यूस, ठीक है, इंड्यूस। बाकी अगर आपके भी कोई क्वेश्चन ऐसे ऐसे निकलता है तो आप मुझे बता सकते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन जरूर होने चाहिए, और फ्री इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रॉपर्टी होती है एक मेटल की, मेटल में हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कि अब मैं फिर डीप में चला जाऊंगा, चलो चले जाते हैं। जैसे कि सोडियम है Na, आपने पढ़ा होगा इसका 281 होता है, ये वन जो है फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये वन ही घूमता रहता है और एनर्जी और आपका, क्योंकि मेटल है यार, मेटल हमेशा ही करंट प्रोड्यूस करते हैं, करंट फ्लो कराता है। तो ये एक आउटर मोस्ट शेल में जो होता है ये करंट हमारा चलाता है। ओफो, काफ़ी ज़्यादा देर लग गई आपके क्वेश्चन में, ठीक है। मेन चीज़ पर आते हैं, क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बात करी कि भैया ओम्स लॉ जो है वो ओम्स लॉ हमारा खत्म हो चुका है, और ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बना चुकी है। काफ़ी बच्चों का कन्फ्यूजन था कि भैया हमें जो है ओम्स लॉ में हमें ग्राफ में दिक्कत आ रही है। देखो अभी दिक्कत खत्म कर देते हैं। ये होता है वी, ये होता है आई। यहाँ पे मान लो कि जैसे वोल्टेज बढ़ना स्टार्ट हुई वैसे ही आपका करंट बढ़ना स्टार्ट हो, तो वोल्टेज और करंट बढ़ने के स्टार्ट से होने से ही यहाँ पर रेसिस्टेंस आ गया। आर रेसिस्टेंस आप कैसे निकाल सकते हो, वी अपॉन आई। जैसे इस पॉइंट पर हमें रेसिस्टेंस निकालना, तो यहाँ क्या 2 मान लेते हैं, करंट 1 मान लेते हैं, तो 2/1 डेट इज 2 ओम, ठीक है। रेजिस्टेंस में आपको भी बताता हूँ क्या होता है, ठीक है। तो देखो हम यहाँ तक पहुँच गए थे। वी का फॉर्मूला होता है वी इक्वल टू आई आर, और प्रीवियस वीडियो मैंने इतना बता दिया था, वी इक्वल टू आई आर, ठीक है, और आर होता है वी अपॉन आई, ठीक है। ये हमारा जो है ये रेसिस्टेंस होता है आर, ठीक है, और आर जो होता है इसकी ऐसा यूनिट होती है हमारी ओम, और इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं। तो रेसिस्टेंस क्या है, रेसिस्टेंस का मतलब है एक तरीके की रुकावट, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो रेसिस्टेंस का सिंबल ये होता है, तो आप देख सकते हो कि करंट के चलने में रुकावट सी आ रही है यहाँ पर, ठीक है। तो रेसिस्टेंस का करता है एक तरीके का करंट का अपोज करता है, करंट को रोकता है कि भैया अब तू मत जा यहाँ से, और जो भी करंट होता है उसको हीट की फॉर्म में निकाल देता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट को हीट की फॉर्म में निकाल देता है, हीट की फॉर्म में करंट को निकाल देता है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या करता है, रेजिस्टेंस इट अपोज दी फ्लो ऑफ करंट, ठीक है, इट अपोज दी फ्लो ऑफ करंट। तो रेजिस्टेंस क्या करता है, फ्लो ऑफ द करंट, करंट के फ्लो को रोकता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। एक और फॉर्मूला हम आपको भी बता देते हैं, ओके। अब बात करते हैं फैक्टर डिपेंडिंग ऑन रेजिस्टेंस। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया 1 ओम क्या होता है, अगर 1 वोल्ट लगाया जाए किसी सर्किट में और वो 1 एम्पियर करंट फ्लो कराए, डेट इज कॉल्ड द 1 ओम। 1 ओम क्या है, अगर 1 वोल्ट, देखो यहाँ से देखो आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई है, ये 1 कब बनेगा, तो जब वी भी 1 होगा और आई भी 1 होगा तभी तो ये 1 ओम बनेगा। तो जब 1 वोल्ट हम बैटरी लगाएं किसी सर्किट में और वो 1 एम्पियर करंट फ्लो करे, डेट इज कॉल्ड द 1 ओम, ठीक है। अब बात करते हैं फैक्टर डिपेंड ऑन रेसिस्टेंस, ठीक है। फैक्टर डिपेंड ऑन रेसिस्टेंस, फैक्टर डिपेंड ऑन रेसिस्टेंस, ठीक है। अब बात करते हैं फैक्टर डिपेंड ऑन रेसिस्टेंस पर कौन कौन से फैक्टर डिपेंड करता है। देखो जैसे ये वायर है, ठीक है, वायर में जितना लंबा वायर होगा उतना ही ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा, मतलब जितना ज़्यादा वायर की लंबाई उतना ज़्यादा रेसिस्टेंस। जितना चौड़ा वायर होगा, जितना मोटा वायर होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा, मतलब ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा तो वो उसका जो एरिया होगा वो कम होगा। मोटा मतलब एरिया, ये होती है लेंथ और ये होता है इसका एरिया, ठीक है। तो जितना ज़्यादा लेंथ उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस, जितना कम एरिया उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस, मतलब ये ज़्यादा तो ये कम, ये ज़्यादा तो ये ज़्यादा, एक इन्वर्सली डायरेक्टली। बाय फर्स्ट एंड सेकंड करेंगे तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एल अपॉन है, ठीक है। इसका रेसिस्टिविटी का साइन हटा देंगे तो रो ऐसे होता है, रो एल बाई ए, इसे बोलते हैं रेसिस्टिविटी, इसे बोलते हैं एल और इसे बोलते हैं एरिया। तो रेसिस्टिविटी बोलते हैं, रेसिस्टिविटी, ठीक है। ये होता है रेसिस्टेंस, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ये होता है रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी हो जाएगा आर ए अपॉन एल, ये इसी में से निकला रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी क्या है, ये किसी वायर की अपनी प्रॉपर्टीज। आपको थोड़ा सा रेसिस्टिविटी के बारे में बता देता हूँ, रेसिस्टिविटी, ठीक है। थोड़ा सा आपको पता ही है कि आर इज इक्वल टू रो एल वाई, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो रो क्या होगा, रो हमारा रेसिस्टिविटी है, तो रो हो जाएगा आर ए अपॉन एल, ठीक है, रो हो जाएगा आर ए अपॉन एल। और ये अगर हम इसकी ऐसा यूनिट की बात करें तो इसकी होती है ओम, एरिया के होते हैं मीटर स्क्वायर और लेंथ के होते हैं मीटर। तो मीटर से मीटर 1 मीटर कट गया तो इसका बन गया ओम मीटर। एक बात तो बताऊँ, ये रेसिस्टिविटी जो होती है ना, ये नेचर होता है, खुद का नेचर। जैसे आपका नेचर है हैप्पी रहने का, ठीक है, आपका नेचर है हैप्पी रहने का, और अगर मैंने आपको चॉकलेट देकर हैप्पी करा, वो क्या, वो रेसिस्टेंस है,
वो रेसिस्टेंस है। मतलब रेसिस्टेंस हम चेंज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, पर रेसिस्टिविटी तो खुद का ही एक नेचर है। मतलब अगर कॉपर है उसकी रेसिस्टिविटी कम है और अगर टंगस्टन है उसकी रेसिस्टिविटी हाई है, तो वो तो ऑलरेडी है, वो उसका नेचर है, उसे हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये हो गया रो रेसिस्टिविटी। ठीक है, तो मैं आपको इसमें थोड़ा सा बता देता हूँ रेसिस्टिविटी के बारे में। ठीक है, ओके, यहाँ पर हम बात करते हैं, हियर इट इज़। ठीक है, जो रो होता है वो जो क्या होता है, वो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होती है रेसिस्टिविटी, ये चेंज नहीं होती है। ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी ओम मीटर है। और द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, देखो रेसिस्टिविटी क्या होता है, वो चेंज हो सकती है किसी मेटल की। एलॉय की रेसिस्टिविटी जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, इंसुलेटर की और भी ज़्यादा होती है। जैसे रबड़, ग्लास, इनकी बहुत ज़्यादा तकड़ी रेसिस्टिविटी होती है, 10⁻12 और 10⁻17 तक भी जा सकती है। बोथ द रेजिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल वेरी विद टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस चेंज हो जाता है, बढ़ सकता है और घट भी सकता है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेसिस्टेंस बढ़ता है जनरली। ठीक है, द रेसिस्टिविटी ऑफ एलॉय, एलॉय की रेसिस्टिविटी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि एलॉय ऑक्सीडाइज नहीं होता, क्योंकि वो दो मिक्सचर से बनकर मिलकर बनता है, आपने पढ़ा भी होगा पहले। फॉर द रीजन दे आर कॉमनली यूज फॉर द हीटिंग इलेक्ट्रिक डिवाइस, इसलिए ये हीटिंग इलेक्ट्रिक डिवाइस में यूज़ होता है एलॉय। एलॉय जैसे आपका प्रेस में हो गया, हीटर में हो गया, जितने भी, क्योंकि इसमें जो है हायर रेसिस्टिविटी। ठीक है, हायर रेसिस्टिविटी, जितनी ज़्यादा रेसिस्टिविटी होगी उतना ज़्यादा जो है वो हीट निकलेगी, हीट प्रोड्यूस होगी। क्योंकि जो रेसिस्टेंस होता है ना या रेसिस्टिविटी है वो हीट निकालती है, वो करंट को हीट फॉर्म में कन्वर्ट करती है। बस ये ध्यान रखना, करंट को कन्वर्ट करते हीट की फॉर्म में। ठीक है, तो रेसिस्टिविटी क्या है, इट कन्वर्ट द करंट इनटू द हीट फॉर्म। ओके, इसलिए हीटिंग डिवाइस में यूज़ होता है, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया या फिर आयरन हो गया, इलेक्ट्रिक प्रेस हो गया, टोस्टर हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं किसकी कितनी रेसिस्टिविटी है, ये आपको साइड में दे रखा है। ठीक है, तो गाइस ये कुछ न्यूमेरिकल पार्ट है। ठीक है, और मैं आपको क्वेश्चन ब्रीफ कर देता हूँ, किस किस फैक्टर पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। मैंने आपको बताया था लेंथ पर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर, और हाँ नेचर ऑफ मटेरियल पर भी डिपेंड करता है। किसी जैसे कॉपर हो गया, कॉपर का कम रेजिस्टेंस है। और अगर हम बात करें किसी दूसरे की, जैसे टंगस्टन, उसका हाई रेजिस्टेंस है। ठीक है, वो भी डिपेंड करता है। विल द करंट फ्लो मोर इजीली इन थिक वायर, थिक वायर में करंट आराम से फ्लो करेगा एज कम्पेयर टू थिन वायर, क्योंकि थिक वायर में रेजिस्टेंस जो है वो कम होता है। जितना चौड़ा वायर होगा ना उतना अच्छे से करंट फ्लो करेगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, एक वायर ये है और एक वायर ये है, इसमें रास्ता ज़्यादा जाने का। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। रेजिस्टेंस क्या होगा, लेस। इसमें रास्ता कम है जाने का, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, मोर। रेजिस्टेंस इज मोर। ठीक है, रेजिस्टेंस इज मोर और रेजिस्टेंस इज लेस, ये बात ध्यान रखना। जिसकी लेंथ ज़्यादा होगी उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, जिसकी लेंथ कम होगी उसमें रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, ओके, देखो ये मैं इसको पार्ट थर्ड में बनाऊंगा, रेजिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ ए रेजिस्टर, इसको पार्ट थर्ड में करेंगे। बट अभी यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में। आपके बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स है कि भाई हमें न्यूमेरिकल्स कराओ आप। ठीक है, ये वाला करते हैं। एक 4 ओम का रेसिस्टेंस है जिसका, ठीक है, जिस किसी वायर को उसको हमने चौड़ा कर दिया, डबल कर दिया, तो नया रेजिस्टेंस बताओ। एक वायर है, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस क्या है, वो 4R है। रेजिस्टेंस मतलब 4 है या 4 ओम है, 4 ओम मान लो, जिसका रेजिस्टेंस 4 ओम है। इसको हमने डबल कर दिया, मतलब एरिया को हमने जो है ए डैश को हमने 2A कर दिया। अगर ये ध्यान रखना, अगर हम एरिया को डबल कर देंगे ना तो लेंथ जो है वो हाफ हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी A/2। ठीक है, लेंथ हो जाएगी A/2 हमेशा। अगर लेंथ बढ़ेगी तो एरिया छोटा हाफ हो जाएगा, अगर एरिया बढ़ेगा तो लेंथ हाफ हो जाएगी। ये बात ध्यान रखना, ये मतलब ये आपको ये फिक्स है। आर का फॉर्मूला होता है ρL/A। ठीक है, और न्यू रेसिस्टर बन गया अब तो, क्योंकि हमने चौड़ा कर दिया ऐसे, तो वो हो गया R' इक्वल टू ρL'/A'। ये रो जो है वो चेंज नहीं होता, क्योंकि वायर तो सेम ही है ना भाई, वायर तो कॉपर मेटल जो भी है, टंगस्टन, वो तो सेम है ना, ये चेंज नहीं होगा, ये फिक्स रहेगा। तो ρL' कितना हो गया, L/2, और A क्या हो गया, 2A। ये नीचे पहुंच गया, हो गया ρL/A और अपॉन में 4। ρL/A क्या होगा, R। ρL/A की वैल्यू क्या है, R, और R कितना दे रखा था हमें, 4। यहाँ हमने 4 की वैल्यू पुट कर दी, सॉरी यहाँ R तो R रहेगा, 1/4 × 4। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, 1 ओम। पहले जो 4 था वो वायर को चौड़ा करने से 1 बन गया। ठीक है, वायर को चौड़ा करने से वो 1 बन गया, तो ये क्या हो गया, ये आपका जो है एक न्यूमेरिकल हो गया, बढ़िया पक्के वाला न्यूमेरिकल। ठीक है, तो यार इसके कुछ क्वेश्चन है जिसमें मैंने आपको बताया कि रेजिस्टेंस क्या होता है, जिसका मैं थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। जो वायर का एरिया जिसका ज़्यादा होगा, लार्जर द एरिया स्मॉलर द रेजिस्टेंस, लार्जर द एरिया मोर द करंट। ठीक है, लार्जर द लेंथ
मोर रेसिस्टेंस, लार्जर द लेंथ, लेस या इन्वर्सली करंट। जितना ज़्यादा लेंथ होगा, मतलब ये मान लो अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा तो करंट कम, ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, बस ये ध्यान रखना, रेजिस्टेंस और करंट एक दूसरे के दुश्मन है। ओके, तो यहाँ मैंने आपको बताया कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको करवाता हूँ। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोयल, व्हाई डिड द कोयल इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन मेड अप ऑफ एलॉय। क्यों एलॉय की क्यों बनती है? क्योंकि एलॉय में क्या होता है, वो ईजिली ऑक्सीडाइज नहीं होता है और रेसिस्टिविटी ज़्यादा होती है। रेसिस्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से वो करंट को गर्म कर दे, करंट को हीट फॉर्म में निकाल देगा और वो आयरन गर्म हो जाएगी, जिससे हमें हीटिंग डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। आयरन है या फिर कोई भी मेटल है वो गर्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में यार मैं आपको रेजिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम, रेसिस्टर बताऊंगा A to Z, ठीक है। और इसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा पॉइंट आपको डिस्कस कर दिए हैं और कुछ आप न्यूमेरिकल करना रेजिस्टेंस के, आई होप आप इजीली कर पाओगे। और ये वाला 10, 9, 8, ये कुछ ऐसे न्यूमेरिकल है, 5, 6, 7, 8, 9, 11, ये कुछ मैंने इंपॉर्टेंट टिक करा है बोर्ड्स के लिए। कुछ आप ट्राई करना, नहीं हुए तो मुझे बताना, कमेंट कर देना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा पार्ट 3 में। तो गाइस थैंक यू सो मच यार, अगर चीज़ें समझ आई तो एक बार लाइक वाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हम ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। ये चैप्टर पूरा खत्म करके फिर हम लाइफ प्रोसेस पर बढ़ेंगे। पहले चैप्टर को आसान से बिल्कुल ब्रीफली, बिल्कुल डीपली हम समझ लें, ठीक है। ओके, चलिए अब आपसे गाइस मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर और राम राम।